हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए बाबू, आज हम लोग वीडियो सीरीज के 15वें दिन में पहुंच चुके हैं और आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री का चौथा लेसन है, भारत में राष्ट्रवाद। बाबू, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा, खूब बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। और हिंदी में काव्य खंड का आज हम लोग तीसरा लेसन करने वाले हैं, अति सुदो स्नेह को मार्ग है। और समास आज खत्म हो जाएगा संस्कृत में, ओके। और अगले क्लास में कारक चालू किया जाएगा संस्कृत व्याकरण में, ठीक है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। और ऑब्जेक्टिव का आंसर अगर आपको पता है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप भी जरूर बताइए, ठीक है। चलिए तो सामाजिक विज्ञान चौथा लेसन, मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है बाबू, रंपा विद्रोह कब हुआ? बताइए तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो याद रखिएगा सितंबर 1920 और कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो याद रखिएगा 1928 में आया था, तो 1928 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 में हुआ था, याद रखिएगा, तो 1936 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ध्यान दीजिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किसमें? तो याद रखिएगा 1929 लाहौर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष? तो 1915 में की थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा व्योमेश चंद्र चटर्जी जी थे, तो ऑप्शन नंबर बी, हाँ यहाँ पर है व्योमेश चंद्र चटर्जी जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और शासन करो यानी राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, गोरों ने अपनाई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो याद रखिएगा केबी हेडगेवार ने की थी, 1925 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? कौन सा स्थान चुना था? तो दांडी, तो वही ना दांडी यात्रा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो दांडी स्थान चुना था। अगला है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? किसके? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, तो करो या मरो किधर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे, नील की खेती, ठीक है, चंपारण, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? जी, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसका गठन किया था? याद रखिएगा हंटर समिति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था 1929 ईस्वी में, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेहरू जी ने फहराया था। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? सूर्य सेन का उपनाम था मास्टर दा। मास्टर दा किधर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य सेन को ही मास्टर दा कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में? तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, इसी के विरोध में जालियांवाला बाग में मिल करके सभा का आयोजन किया गया था। आगे देखिएगा। अगला है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर आए थे? तो याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर वो चंपारण गए थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये हिंद चिन्ह पाठ में भी है क्वेश्चन, याद रखिएगा, मतलब उसी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड इरविन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, तो 1922 यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली? यानी दी गई, वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किस आंदोलन? तो बारदोली आंदोलन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। तो खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है बाबू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश 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 के नाम से जानते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती, खान अब्दुल। तो खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो याद रखिएगा, जॉन साइमन थे। ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा, जॉन साइमन। ठीक है, अगला है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, लखनऊ, बर्लिन, दिल्ली नहीं, ताशकंद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? किस कांग्रेस अधिवेशन में? तो याद रखिएगा, नागपुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? ब्रिटिश सरकार किसकी उपाधि? तो केसरे हिंद की उपाधि दी थी, लेकिन जब जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था तो उन्होंने इस उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, अभी शुरू में ये बताया भी गया था। अगला है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी नेता इनमें से कौन नहीं है? आप बताइए तो। दादा भाई नौरोजी नहीं है, कि फिरोज शाह मेहता नहीं है, कि बिपिन चंद्र पाल नहीं है, कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी? वहां पर बनर्जी रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिपिन चंद्र पाल नहीं है, बाकी ये सभी लोग थे, यानी कि थे उस समय। अगला है, उदारवादी नेता
अगला है निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? किसने रखा था? तो याद रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार, याद रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार। ओके चलिए अगला। तो चौथा लेसन था बाबू, खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलिए अब हिंदी है, तो हिंदी में काव्य खंड का हम लोग आज तीसरा लेसन करने वाले हैं, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। ठीक है ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो बादलों को कहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सयानप बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? किस कवि की है? तो घनानंद जी की है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है मो आंसू वही वनी ही लय बरसो कौन कहते हैं? तो घनानंद जी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है, किन्होंने किया है? तो घनानंद जी ने किया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है सुजान सागर किनकी रचना है? सुजान सागर किनकी रचना है? तो घनानंद जी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू अति सुधो स्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार कौन है? हमारे घनानंद जी हैं, ऑप्शन नंबर डी। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो याद रखिएगा सवैया और घनाक्षरी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है विरह लीला किनकी रचना है? घनानंद जी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो रीति मुक्त धारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? वही घनानंद जी का किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? किसके सैनिक थे? तो याद रखिएगा नादिर शाह के सैनिक थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो 1689 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है चलिए हाँ अब संस्कृत है, तो संस्कृत में आज समास खत्म हो जाएगा और कल से कारक चालू किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है संख्या पूर्व दिगु का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? यानी संख्या पूर्व, तो शताब्दी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है अगला है सचिवालय पद में कौन सा समास है? सचिवालय में कौन समास है? तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है बाबू विद्याहीन का समस्त पद क्या होगा? विद्याहीन का समस्त पद विद्याहीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है दशानन किस समास का उदाहरण है? दशानन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है सूर्यस्य उदय का समस्त पद क्या होगा? सूर्योदय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गोलगृहम किस समास का उदाहरण है? गोलगृहम तो याद रखिए कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है किस समास में विशेषण विशेष्य का समास होता है? विशेषण विशेष्य का समास कर्मधारय में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है अगला है यथेष्टम का विग्रह क्या होगा? यथेष्टम का विग्रह क्या होगा? तो याद रखिएगा इष्टम अंतिक्रम्य। ठीक है अंतिक्रम्य हो जाएगा, इष्टम अंतिक्रम्य यथेष्ट का विग्रह हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन है गुरु समीपम का समस्त पद क्या होगा? यानी कौन सा होगा? तो याद रखिएगा उपगुरु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन है अनेक एक से अधिक, अनेक का मतलब एक से अधिक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? समास कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 आननानी यस्य तस्य का समस्त पद क्या होगा? 10 आननानी यस्य तस्य का समस्त पद दशानन होगा, ऑप्शन नंबर बी दशानन। अगला क्वेश्चन है पंचानन वटानन समाहार का समस्त पद क्या होगा? क्या होगा? तो पंचवटी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू अहर्निशम किस समास का उदाहरण है? अहर्निशम किस समास का उदाहरण दिया? देखिए द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका मतलब वो दिन और रात होता है, याद रखिएगा दिन रात। ठीक है इसलिए क्या हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असंभवम में कौन सा समास है? तो असंभवम में नए समास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू परस्य उपकार का समस्त पद क्या होगा? परस्य उपकार का समस्त पद परोपकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कर्मणि वीरह का समस्त पद क्या होगा? ये फिर से आया है, तो कर्म वीरह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला है किस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है? अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास में बहुत लोग हैं प्रथम पद नहीं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए अव्ययी, केवल हमें पूर्व पद पूछा है तो इसलिए अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यथेच्छम का विग्रह क्या होगा? यथेच्छम का विग्रह क्या होगा? तो याद रखिएगा इच्छाम अंतिक्रयम क्रम्य, इच्छाम अंतिक्रम्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू शिवोपासकः किस समास का उदाहरण है? शिवोपासकः किस समास का उदाहरण है? याद रखिएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला विज्ञान है, वही अपने संदीप सर से, और खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ते रहिए बाबू। ठीक है, एग्जाम के बाद थोड़ा आराम कर लीजिएगा कि ना, आप लोग खूब बेहतर करेंगे, सभी लोग जानते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट डे के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। सर हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी बायोलॉजी में जनन जो चैप्टर है उस चैप्टर से संबंधित जो भी अभी तक बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा है उन सभी क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे लोग, और बाकी क्वेश्चन अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, जैसा कि आपने देख पा लिखा गया यहाँ पर मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन किस में होता है? तो ऑप्शन दिया अमीबा, अमीबा में तो द्विखंडन होता है ना, विद्या ईस्ट, तो हम लोग पढ़े थे ईस्ट में क्या होता है मुकुलन, तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? बीटी करेंगे। अगला क्वेश्चन पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है? ऑप्शन ए पतियों द्वारा, बी फूलों द्वारा। किसके द्वारा? फूल द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा, ऑप्शन ए अमीबा, बी ईस्ट, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बीटी कर देंगे। अब ये क्वेश्चन मिला था ऑप्शन एक, क्वेश्चन नंबर एक जो था वही क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है। अगला क्वेश्चन पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? परागकण बनाता है, ऑप्शन ए बाह्य दल, बी पंखुड़ी, सी पुंकेसर, तो ऑप्शन नंबर सी होगा पुंकेसर। पुंकेसर क्या बनाता है? परागकण बनाता है। अगला क्वेश्चन हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए कायिक प्रवर्धन, गलत, बी बीजाणु समासंग, गलत, सी मुकुलन, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सी टिक कर। पता चलो ना, मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा, बी अमीबा, सी स्पाइरोगाइरा, डी में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है? पुनरुद्भूतन भी होता है और मुकुलन भी होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पुष्प का नर भाग है, ऑप्शन नंबर ए बाह्य दल पुंज, बी दल पुंज, सी पुमंग, डी जयांग। तो बता दें पुष्प का नर भाग जो होता है उसे पुमंग बोलते हैं, और जो मादा भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, टी कर दिया। इधर रहता मादा भाग, तो क्या आंसर होता है? ऑप्शन नंबर डी होता है। बट यहाँ बोला है कि नर भाग, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पुमंग होगा। अगला क्वेश्चन अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन ए मुकुलन, बी विखंडन, सी बीजाणु जनन, डी इनमें सभी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी विखंडन। क्यों? क्योंकि देखिए अमीबा में होता है द्विखंडन, द्विखंडन क्या एक विखंडन का ही ना टाइप है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडा से बदलता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण कहाँ बनते हैं? परागकोश में बनते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? द्विखंडन नहीं होता, ऑप्शन नंबर दिया अमीबा में, तो अमीबा तो होता है, बी दिया ईस्ट में, सी दिया पैरामीशियम में। तो ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है। यहाँ बोला द्विखंडन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर क्या? बी, में ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, क्या होता है? मुकुलन होता है। अगला क्वेश्चन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए पपीता, बी सरसों, सी अड़हुल या उड़हल, डी दिया है मटर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए पपीता। पपीता क्या होता है? एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन द्विखंडन होता है, ऑप्शन नंबर ए पैरामीशियम में, सी अमीबा में। तो पैरामीशियम भी होता है, अमीबा में भी होता है। जब दोनों ऑप्शन है तो डी इनमें सभी, तो पक्का ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें सभी। क्यों? देखिए यह जो लिखा है ना लिस्टमेनिया, इसमें भी क्या होता है? इसमें भी द्विखंडन ही होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फूल में नर प्रजनन अंग है, नर प्रजनन अंग कहना ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर, बी दिया अंडा से, सी दिया वर्तिका, डी दिया है वर्तिका। बता दें ये जो तीनों के तीनों भाग है ना, ये क्या है? मादा जनन का भाग है। तो मादा जनन हम लोग क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं, यानी जयांग का ये तीनों किसका भाग है? जयांग का भाग है। ये वाला पुमंग यानी क्या है? ये नर प्रजनन अंग है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन बीज विकसित होता है परागकोश से, अंडाशय से, अंडाशय से तो फल बनता है, पुंकेसर से, डी दिया बीजांड से, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, बीजांड से। बीज कहां से विकसित होता है? बीजांड से होता है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए बीजांड, बी बीज,
सी फल, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी फल। पूर्ण विकसित अंडाशय को हम लोग क्या बोलते हैं फल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर तना में, बी जड़ में, सी पुष्प में, तो ऑप्शन नंबर क्या सी पुष्प में। पुष्प में क्या पाए जाते हैं? जनन अंग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पराग कोश में होता है, तो पराग कोश में क्या होता है? परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? ऑप्शन ए कॉलम लगाना है, बी दाब कॉलम ये भी है, सी कॉलम बंधन ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी तीन में सभी तो क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की विधि है। ऑप्शन नंबर बीजाणु जनन है, मुकुलन ये भी है, विखंडन ये भी है। ऑप्शन नंबर डी तीन में सभी तो क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, वर्तिका भाग, देखिए अभी कुछ देर पहले मिला था जिसमें मिला था वर्तिका, तो वर्तिका किसका भाग है? तंतु का। गलत, जयांग का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि अभी कुछ देर पहले बताए थे जो फूल में मादा भाग होता है, मादा भाग उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं। अब जयांग के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बाबू? तीन भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो यह क्वेश्चन क्या दिया? वर्तिका, तो वर्तिका किसका भाग? जयांग का भाग। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी कर। अगला क्वेश्चन, द्विखंडन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए स्पंज में, बी हाइड्रा में, तो हाइड्रा तो होगा नहीं, स्पंज होगा नहीं, सी जीवाणु में, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा जीवाणु में। किसमें पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, तो आलू आलू क्या होता है? एक तरह से तना होता है ना। ऑप्शन ए जड़ द्वारा, बी दिया है, बीज द्वारा, सी दिया, फल द्वारा, डी दिया तना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तना द्वारा होता है। एक क्वेश्चन आता है, आलू का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो याद रखिए तना। क्या खाते हैं लोग? तना खाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। ऑप्शन ए हाइड्रा, बी मनुष्य, सी मछली, डी बकरी। अच्छा, उभयलिंगी जीव क्या होते हैं पता है ना आपको? वैसे जीव जिनमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं उसे बोलते हैं उभयलिंगी। तो मनुष्य तो होगा नहीं, बकरी होगा नहीं, मछली होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? उभयलिंगी जीव। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? ए टिक करेंगे। ओके, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन नहीं है। इस तरह क्या होता है, आज का क्लास ओवर होता है और अगली क्लास में जितने भी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे वो सब कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसी तरह से वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।